रहना ठीक नहीं है, तो हमने चुना कि हम जेल के बाहर आते हैं। क्योंकि ये लड़ाई एक आदमी के जिद की नहीं थी, क्योंकि अगर ये एक आदमी की जिद की लड़ाई होती तो कभी इतनी बड़ी लड़ाई बन ही नहीं पाती। कभी आप उस बारे में बात नहीं करते, ढेर सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इस बारे में बात नहीं करती। इसका मतलब है कि लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर एक आदमी की थी। इसलिए मेरी जिद इस लड़ाई में कहीं आड़े आएगी ऐसा कुछ नहीं है। और ये लड़ाई कोई जिद की नहीं है, ये लड़ाई कानून की है, ये लड़ाई सत्य की है, ये लड़ाई जस्टिस की है। और इस लड़ाई की आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी जो आप सब लोग पूछ रहे थे, तो साथियों आज हमारे साथ पूरा देश है, तो स्ट्रेटजी बनाने का काम कोई अकेले कैसे कर सकता है? सब लोग मिलकर तय करेंगे कि अब क्या होगा। जैसे कि विनायक जी ने बताया कि एक अभियान चल रहा है जहां पे 1 लाख लोगों के सिग्नेचर मांगे गए, 1 करोड़ लोगों के सिग्नेचर मांगे गए। इसमें हमें आगे बढ़ाना होगा, ढेर सारे लोग इसमें शामिल हो, इस अभियान को वाकई में आगे बढ़ाएं। सड़क पे उतर के, अखबार में लिख के, मीडिया के माध्यम से, आम आदमी के माध्यम से, किसी भी तरह से अपने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम इस बात की अपील करेंगे कि 124A को संविधान से वापस लिया जाए। और हमारी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक 124A हमारे संविधान से, हमारे IPC से बाहर नहीं होता। ये कानून मेरे ऊपर से हट जाए, ये अकेली मांग नहीं है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक 124A संविधान से बाहर नहीं हो जाता। तो साथियों, ये जो पूरा प्रकरण रहा है, ये जिस तरह देशद्रोह लगाया गया, मुझे गिरफ्तार किया गया, बहुत शर्मनाक है, मुझे बहुत दुख है कि हमारे लोकतंत्र में अभी भी इतने ऐसे कानून हैं कि किसी भी आर्टिस्ट को उठा के जेल के अंदर भेज देते हैं। लोग बताते हैं कि मेरे कार्टून देश का अपमान करते हैं। दोस्तों, शीशा किसी का अपमान करता है क्या? दर्पण, मिरर कभी किसी का इंसल्ट करता है क्या? मिरर तो वही दिखाता है जो सामने खड़ा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से हमें इस लड़ाई को आगे ले जाना होगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई, सेडिशन के खिलाफ ये लड़ाई हम सबको अपनी मांग के लड़नी होगी और तब तक लड़नी होगी जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाती। शुक्रिया। दोस्तों, अगर कुछ प्रश्न हो, इफ एनीबडी हैज गॉट क्वेश्चंस, विनायक जी इज हियर एंड असीम इज देयर, वी कैन स्टार्ट विद ओके। सो कॉल गलतियां, मुझे लगता है, मुझे 0.00001% भी नहीं लगता है कि मैंने कोई गलती की है। अगर एक संविधान हमारे देश ने बनाया है और उसने तय किया है कि कसाब को फांसी होनी चाहिए, पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के बाद तय किया है, लेकिन फिर भी अगर उसे किसी कारण से टाला जा रहा है तो यह संविधान का अपमान हो रहा है। और अगर संविधान का अपमान हो रहा है तो मैंने वही दिखाया है। मैंने वही दिखाया है कि कसाब के मामले में हमारे संविधान का अपमान हो रहा है, और मैंने इसलिए दिखाया है कि हम सब मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठाएं और ऐसे ही किसी को हमारे संविधान का अपमान करने की इजाजत नहीं दे, और अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। Asim, I want to ask you, a cartoonist from Denmark, some years back you drew a caricature of Prophet Muhammad, and till date he's being hounded like you. Do you support the cartoon drawn by the Danish cartoonist? You're also cartoonist depicting Prophet Muhammad, A, and B, we are told that you yourself had done a caricature of Prophet Muhammad. I want to clarify this truth. And 3, whether you will continue to draw cartoons ridiculing the parliament and our so-called politicians and all that. देखिए, मैंने वो कार्टून देखा ही नहीं जो आप डेनिश कार्टूनिस्ट के बारे में बता रहे हैं। और रही बात की, वो एक कार्टून था जो कि सेंसरशिप के अगेंस्ट था। वो कार्टून कोई धर्म और कोई जाति के अगेंस्ट नहीं था। और तीसरी बात की, रेडिकुलस कार्टून ऑन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट रेडिकुलस नहीं रहेगा तो मेरे कार्टून भी रेडिकुलस नहीं रहेंगे। But do you support his right to draw a caricature of Prophet Muhammad? ये तमाम सेंसरशिप के और धर्म जाति के मुद्दों का सवाल है, तो इस बारे में तो अकेला बात नहीं है। अभी तो 124 की बात चल रही है। सुनाई नहीं दे रहा जरा उसको। कौन से कार्टून की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। आपने खुद भी एक रिलीजन के प्रॉफिट के ऊपर कार्टून निकाला हुआ है। हाँ, तो सवाल ये है कि कोई सेंसरशिप का मुद्दा था, उसमें वो कार्टून बनाया गया था, और वो किसी धर्म जाति या ऐसा किसी के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं।